हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना और ये हमारा 5वां लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन लेक्चरों में मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। और दूसरा, जिन बच्चों को दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी चाहिए है, रणनीति चाहिए है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, वो नीचे कमेंट करेंगे, दर्शन शास्त्र का जिक्र करेंगे तो मैं बना दूंगा इस पर एक रणनीति आपके समक्ष, उसको ले भी आऊँगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे संविधान का परिचय या संविधान का सार क्या है। तो संविधान का परिचय और संविधान का सार है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमारी संविधान का परिचय और संविधान का सार है। सबसे पहले जो अमेरिकी संविधान था उसमें ये सम्मिलित की गई थी प्रस्तावना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चरों में पढ़ा भी है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है हमारी प्रस्तावना। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं और इसका वर्ड टू वर्ड हमें याद होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये याद रखिएगा। ये भारत की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि भारत की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में ये चारों तत्व बात करते हैं। उसके बाद में आ जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय की ये बात करता है। और वो भी किस प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करती है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो बंधुता बढ़ाने के लिए वो भी कैसी? जो व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है प्रस्तावना। यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत है ये। तो संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना किसको कहती है? संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना जनता को कहती है। जैसा लिखा नहीं है, हम भारत के लोग, तो संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? जनता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की प्रकृति की बात करती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत की प्रकृति है। संविधान के उद्देश्यों की बात करती है। उद्देश्य क्या है? तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। तो ये सभी जो हैं वो संविधान के उद्देश्य हैं। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसी? विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की। समता कैसी? प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके बाद में ये संविधान लागू होने की तिथि, तो उसमें 26 नवंबर 1949 का जिक्र किया गया है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। चलिए अब एक एक करके कीवर्ड्स जो प्रस्तावना में है उनको समझते हैं। तो संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो संप्रभु है, वही संप्रभुता होती है। अर्थात हम एनपीटी पे हस्ताक्षर करें या ना करें, ये हमारा फैसला होगा, ना कि किसी अन्य देश का। ऐसे ही जैसे कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है, हमारा आंतरिक मामला है, हम उसको पूर्ण राज्य बनाएं या उसको यूटी बनाएं या केंद्र शासित प्रदेश बनाएं, ये हमारा मामला है। इसमें किसी अन्य देश की भागीदारी या किसी अन्य देश का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यही है कि हम
अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये संप्रभुता होती है। समाजवादी, समाजवाद दो प्रकार का होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। ऐसा समाजवाद जो समाज में समानता लाना चाहता है विधि के माध्यम से, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से, न्यायोचित साधन के माध्यम से, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन ऐसा समाजवाद जो कि समानता लाना चाहता है वर्ग संघर्ष, हिंसा और सर्वहारा क्रांति के माध्यम से, तो उसको साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। तो भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। अर्थात व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन राज्य का कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म समान हैं। लोकतांत्रिक, देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार को चुनते हैं। जैसे जनता ने एमपी चुन लिया और एमपी सरकार बनाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको देखना है तो यूनान, जो पूर्व समय में यूनान था, उसमें कई ऐसे देश थे जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। साथ ही साथ अगर आपको महागणराज्य देखना है, जब ये महाजनपद थे अपने यहाँ, तो उनमें भी कुछ ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लोकतंत्र था। समाजवादी, यहाँ पे जो शब्द लिखा है ये गलत है, ये गणतंत्र होगा। गणतंत्र मतलब होता है राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाना, या तो वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। जबकि राजशाही में क्या होता है, राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनता है। जैसे राजशाही ब्रिटेन में है और गणतंत्र भारत में है, अमेरिका में है। ये जो राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष रूप से भी जनता द्वारा चुना जा सकता है, जैसे अमेरिका में होता है, या तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है, जैसे कि भारत में होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे गणतंत्र शब्द है समाजवादी में। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान। सामाजिक न्याय मतलब समता का अधिकार होना चाहिए सबको। 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार में, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय के लिए डीपीएसपीज हैं, आप डीपीएसपी में आर्थिक न्याय देख सकते हैं, 39 आर्टिकल 39 और आर्टिकल 40 वगैरह में। राजनीतिक न्याय आप 325 में देख सकते हैं, 326 में देख सकते हैं, जिनमें कहा गया है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो ये राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अगर एक शब्द में स्वतंत्रता का अर्थ समझें तो व्यक्ति की गतिविधि पे कोई रोक टोक ना हो, व्यक्ति जो करना चाहे वो करे। तो ये जो स्वतंत्रता का अर्थ है नकारात्मक संदर्भ में है। सकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है कि व्यक्ति के विकास के अवसरों का उपलब्ध होना व्यक्ति को, अर्थात वो कुछ भी बनना चाह रहा है या कुछ भी कार्य करना चाह रहा है, अच्छे से अच्छा अपने आप को, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाह रहा है, तो उसके पास में अवसर हों। जैसे हम विद्यार्थी हैं तो हमारे पास में अवसर हों कि हम सरकारी नौकरी में जा सकें, मतलब वैकेंसी सरकार निकाल ले, उसके बाद में अध्ययन जो है हमारा वो भी हमको कम दाम पे और अच्छे से प्राप्त हो। ये हमारे लिए अवसर हो गए, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यक्ति के विकास के अवसरों का उपलब्ध होना ही सही मायने में स्वतंत्रता है, और ये सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत आता है। समता, समता मतलब किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। यहाँ राष्ट्रपति भी और नागरिक भी, आम नागरिक और राष्ट्रपति दोनों बराबर है। ये कहा जाता है समता, विधि के समक्ष समता, वो विधि के समान, विधि के समक्ष दोनों लोग समान हैं। यहाँ इसमें यह भी कहा जाता है कि बिना भेदभाव के सभी के लिए समान अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन अगर हम समता का सकारात्मक अर्थ देखें तो इसमें कुछ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि दलित वर्ग के लिए आरक्षण, जनजातियों के लिए आरक्षण, ये भी समता के सिद्धांत के अनुकूल ही है। ये समता के सिद्धांत का कहीं भी उल्लंघन नहीं करता है। तो ये हो गया समता, अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। लेकिन अगर वंचित वर्ग हैं जिनके कल्याण की अति आवश्यकता है तो उनके लिए सकारात्मक भेदभाव भी राज्य कर सकता है। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना होनी चाहिए।
आप अगर फ्रांस की क्रांति देखेंगे तो उसमें स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व का नारा दिया गया था, तो वहीं से एक तरीके से बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में आया है। तो अब देख लेते हैं कि संविधान का भाग है प्रस्तावना कि नहीं है। जो बेरुवाड़ी संघ मामला था 1960 में, उसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो सामान्य प्रयोजनों की छवि है, अर्थात प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा माना गया बेरुवाड़ी संघ मामले में। फिर केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर LIC इंडिया मामला 1995 में आया, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब देख लेते हैं दो तथ्य कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, अर्थात ये विधायिका को कोई शक्ति नहीं प्रदान करता है, और ना ही ये विधायिका पे कोई प्रतिबंध आरोपित करता है। ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि प्रस्तावना जो है ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना उस पर प्रतिबंध लगाता है, और ये गैर न्यायिक है। तो प्रस्तावना में संशोधन की संभावना कैसे हुई? जब केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है, तब ये कॉन्सेप्ट आया कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में कह दिया गया कि मूल तत्व और विशेषता में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे में, जैसे न्याय की जो परिभाषा है, या कह सकते हैं आप कोई धर्मनिरपेक्षता, जो कि आगे चल के आधारभूत ढांचे का हिस्सा हो गया, तो इनमें जो मूल भावना है संविधान की, उसमें, और जो मूल विशेषता है प्रस्तावना की, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ऊपरी संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है उनमें संशोधन नहीं हो सकता। तो ये था पूरा लेक्चर प्रस्तावना के बारे में। मुझे आशा है कि आपको हर एक पक्ष प्रस्तावना का समझ में आ गया होगा, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रस्तावना में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्वेश्चन बन सकते हैं अलग तरीके से, जैसे कि स्वतंत्रता, न्याय, समता प्रस्तावना में किस प्रकार से हैं, किस क्रम में हैं, तो ये सब चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आप प्रस्तावना को ढंग से पढ़ेंगे। इसलिए प्रस्तावना को ढंग से पढ़िए, याद कर लीजिए और अपनी दीवार पे लगा लीजिए लिख के। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था।